ससुराल मेरा मायके जैसा। दीदी देखो, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, और वो भी पुदीने की चटनी के साथ। ये लो, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। कविता, तुमने तो इन पकौड़ों में जान ही डाल दी। सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ हाँ, खा ले स्वरा, क्योंकि शादी के बाद तुझे ये सब नसीब नहीं होने वाले। वहाँ तो पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा तुझे। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शादी के बाद पता नहीं किस तरह मैं दूसरे परिवार में एडजस्ट कर पाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बेटी, इतना तुम क्यों सोच रही हो? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ सिखा कर भेजूंगी। हाँ माँ, वैसे आप आज मुझे हलवा बनाना सिखाने वाली थी। चलो मुझे हलवा बनाना सिखाओ। रोशनी अपनी बेटी स्वरा को रसोई में ले जाती है, जहाँ वो उसे हलवा बनाना सिखाती है। अरे अरे बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, पानी हलवे के अनुसार ही डालना पड़ता है। तुम तो बार बार हलवा पतला ही करती जा रही हो। पता नहीं माँ, मैं जितनी बार भी कोशिश करूं ये हलवा बार बार पतला ही हो जाता है। ओहो बुद्धू, चिंता मत करो। सीखते सीखते तुम हलवा बनाना भी सीख जाओगी, और एक दिन तुम बहुत अच्छा हलवा बनाओगी। ऐसे ही हलवा बनाने की प्रैक्टिस करते करते स्वरा को एक दिन स्वादिष्ट हलवा बनाना आ जाता है, जिसे खाकर उसके पिता उससे कहते हैं, अरे वाह स्वरा, तुमने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। ऐसा हलवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आखिरकार तुम्हें हलवा बनाना तो आ ही गया। अब तो तुम अपने ससुराल में सभी को खुश कर दोगी। हाँ दीदी, आखिरकार अब आप अच्छी बहू बनने के लिए तैयार हो। वैसे आज राहुल की कॉल आई थी। उन्होंने शादी की डेट निकाल दी है। 2 हफ्ते बाद ही शादी की तारीख है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी शादी की तैयारियों में लगना होगा। स्वरा अपनी शादी का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से ही शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन बेचारी स्वरा अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपनी बहन कविता से कहती है, अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल मेरी शादी, और तुम तो जानती हो ना, मैं तुम सभी को बहुत याद करूंगी। अरे दीदी, अगर आपको हमारी याद आए तो जीजू के साथ हमसे मिलने यहाँ पर आ जाना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी वहाँ आते जाते रहेंगे। मायके में कितना सुकून होता है और ससुराल में कितना डर लगता है। कितना फर्क होता है मायके और ससुराल में। सो तो है, मायका मायका ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है। कभी भी ससुराल मायका नहीं बन सकता। अगले दिन जब स्वरा की शादी हो जाती है, वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल में आ जाती है, जहाँ गृह प्रवेश के समय उसकी सास उसकी आरती उतार रही होती हैं। अरे कितनी प्यारी और सुंदर है मेरी बहू, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ सही कहा माँ आपने। अब भाभी को दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? बहू, अपना दायां पैर निकालकर कलश को आगे की तरफ धकेल दो और अंदर आ जाओ। माधुरी के कहने पर स्वरा कलश को आगे की तरफ धकेलकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद सभी मेहमान स्वरा को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही प्यारी है सच में, तुम तो बहुत ही अच्छी बहू लेकर आई हो अपने घर पर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अभी तक तो स्वरा को सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था और वह अपने मन ही मन सोच रही थी। वैसे तो अभी तक कोई बात ऐसी लगी नहीं, लेकिन आगे का पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मेरे ससुराल वाले कैसे हैं और मैं उनके साथ रह भी पाऊंगी या नहीं। भाभी आप थक गई होंगी, चलो आपको कमरे में ले जाती हूँ, आप वहाँ आराम कर लेना। आयशा स्वरा को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ स्वरा आराम से बैठ जाती है और शीशे में अपने आप को देखकर कहती है, हे भगवान, हम बहू हैं या फिर पत्ता गोभी जो हमें इतना ढक ढका कर इस घर में लेकर आया गया है। जरा देखो तो सही, कितनी सारी चूड़ियां, इतना भारी लहंगा और इन ज्वेलरी ने तो मेरा दम ही घोट दिया है। दरवाजे के बाहर खड़ा राहुल ये सब सुन लेता है। उसके हाथ में एक बहुत ही हल्की और प्यारी सी साड़ी होती है, जिसे वह अपनी पत्नी स्वरा को देते हुए कहता है, लगता है तुम इन सब में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हो, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये साड़ी अभी अभी खरीद कर लाया हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये साड़ी पसंद आई। इसे पहन लो, इसे पहनने के बाद तुम्हें थोड़ा हल्का सा महसूस होगा। साड़ी देकर राहुल वहां से चला जाता है। अरे वाह, मैंने जितना राहुल जी के बारे में सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। चलो, मेरा पति तो कम से कम मेरी फिक्र करता है। स्वरा फौरन ही अपने कपड़े चेंज कर लेती है और अपने पति की दी हुई हल्की सी साड़ी पहन लेती है। कुछ ही देर में वो सभी सो जाते हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे के अलार्म से स्वरा उठ जाती है। अरे बाप रे बाप, 5 बज गए हैं और मैं अभी तक उठी नहीं हूँ। मुझे जल्दी से रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लेना चाहिए।
स्वरा ऐसा सोचकर रसोई में पहुंच जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। सबके लिए नाश्ता बनाने के बाद वो घर की साफ सफाई करके पूजा करने लगती है। ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उसकी आरती की आवाज सुनते ही माधुरी नींद से जाग जाती है। ये सुबह सुबह इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? माधुरी आवाज सुनते हुए मंदिर तक पहुंच जाती है, जहां वह स्वरा को पूजा करते हुए देखती है। अरे स्वरा, इतनी सुबह सुबह तुम पूजा कर रही हो, आखिर तुम कब उठी? स्वरा अपनी सास को देखते ही डर जाती है और एक रेलगाड़ी की तरह बोलने लगती है। माँ जी, आप मुझे डांटना मत। मैंने आपके उठने से पहले ही सारे काम कर दिए हैं जो कि एक बहू को करने चाहिए, जैसे घर की साफ सफाई, रसोई में सबके लिए खाना बनाना, और अभी मैंने पूजा भी कर दी। अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना माँ जी। स्वरा को इस तरह रेलगाड़ी की तरफ भागते हुए देख माधुरी हंसते हुए उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी बहू, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ा आराम करो। अपनी सास का इतना अच्छा बर्ताव देखकर स्वरा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपने कमरे में आकर सो जाती है और उसे सोते हुए काफी टाइम हो जाता है। बाहर मेहमान बातें बना रहे होते हैं। अरे नई नई बहू है, इतना सोना अच्छा थोड़ी होता है, मगर अभी से इतनी छूट दे दी तो आगे जाकर सर पर तांडव करने लगेगी तुम्हारी बहू। भूपेंद्र ये सुनकर अपनी बहू के पक्ष में कहता है, अरे पार्वती दीदी, जो नाश्ता आप कर रही हो ये मेरी बहू ने ही तो बनाया है। बेचारी सभी के लिए 5 बजे से ही उठ गई थी। तभी वहाँ स्वरा आ जाती है और वहाँ बैठे सभी लोगों के पैर छूती है, जिसके बाद वह अपने ससुर भूपेंद्र के पैर भी छूती है। सदा सुहागन रहो, अरे दूध हो नहाओ, पूतो फलो। देखा कितनी संस्कारी है हमारी बहू। और ये संस्कार तो तब देखेंगे जब स्वरा बहू हमारे लिए कुछ मीठा बनाकर लाएगी। जी मैं अभी मीठा बनाकर लाती हूँ। अच्छा सुनो, मीठे में तुम गुलाब जामुन बना लेना। वो जमाना निकल गया जब बहुओं से मीठे में हलवा बनवाया जाता था। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही स्वरा हैरान रह जाती है और रसोई में जाकर सोचने लगती है, ओहो, मुझे तो गुलाब जामुन बनाने ही नहीं आते, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहां आयशा आ जाती है और अपनी भाभी को देखकर कहती है, अरे भाभी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। आयशा स्वरा की रसोई में बहुत अच्छे से मदद करती है, जिसके बाद स्वरा सभी को गुलाब जामुन परोसती है। सभी लोग गुलाब जामुन की बहुत तारीफ करते हैं और स्वरा को शगुन देकर सारे मेहमान चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद स्वरा अपने ससुराल में बिल्कुल अपने मायके की तरह रहने लगती है, क्योंकि सभी लोग उसे उसके मायके की तरह प्यार देते हैं। शालिनी देवी अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें 5 बेटे और 4 बहुएं बिपाशा, मेघना, गौरी और जूली थी। शालिनी देवी की चारों बहू गोरी और सुंदर थी, इसलिए गांव के हर घर में शालिनी के बहुओं की ही सुंदरता की बातें छाई हुई थी। एक शाम शालिनी अपनी चारों बहुओं के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी बातों ही बातों में शालिनी कहती है, अरे बिपाशा बहू, मैंने तुम चारों को जो काम सौंपा था वो कहाँ तक पहुँचा? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? अरे माँ जी, बात तो आगे तब बढ़ेगी ना जब देवर जी लड़की पसंद करेंगे। उन्हें तस्वीरें दिखा दिखा कर थक चुके हैं, मगर उन्हें कोई पसंद आती ही नहीं। जब देखो लैपटॉप पर लगे रहते हैं। आदित्य 25 साल का हो गया है, जल्दी से जल्दी उसे शादी के लिए राजी करो। और एक बात, मेरी छोटी बहू तुम चारों की तरह ही गोरी चिट्टी और सुंदर होनी चाहिए। जी माँ जी, हम समझ गए। चारों बहुएं अपने देवर की मनपसंद खाने की चीजें लिए उसके कमरे में आती हैं। देवर जी देखो तो, मैंने आपके मनपसंद दही बड़े बनाकर लाई हूँ। मेरा खाने का मूड नहीं है भाभी। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? हम चारों ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, प्लीज खा लो। अपनी चारों भाभियों का मन रखने के लिए आदित्य उनका बनाया खाना खा लेता है, पर जैसे ही जूली शादी की बात छेड़ती है तो आदित्य का मुंह फीका पड़ जाता है। देवर जी आखिर बात क्या है? जब भी हम शादी की बात करते हैं आप चुप चुप से हो जाते हैं, मगर क्यों? क्योंकि भाभी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कायशा नाम है उसका, वो विदेशी है। अरे तो क्या हुआ, आप चिंता मत करिए, अब वह विदेशी ही हमारी देवरानी बनेगी। शालिनी की चारों बहुएं कायशा और आदित्य की शादी करा देती हैं, मगर जैसे ही शालिनी अपनी विदेशी बहू का काला चेहरा देखती है तो वह गुस्से से भरकर अपनी चारों बहुओं पर चिल्ला पड़ती है।
राम 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 बिपाशा, गौरी, मेघना, जूली, अरे ये काली पीली लड़की तुम्हें अपनी देवरानी के रूप में पसंद पड़ी थी? तुमने तो कहा था कि लड़की विदेशी है और विदेश की लड़कियां तो एकदम दूध के जैसी गोरी होती हैं, फिर ये काली क्यों है? क्योंकि माँ जी कायशा साउथ अफ्रीकन है, इसलिए इसका रंग सांवला है। अरे सांवला एकदम जले उपले जैसी ये काली विदेशन। इस कोयला खदान का काला रंग देखकर मेरा तो मन खट्टा हो गया। मैं मरते दम तक इस कल्लो माई को अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये कहकर शालिनी गुस्से में कमरे में चली जाती है और कायशा कहती है, I know that she can't accept me because I'm not beautiful. My color is dull. कायशा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चारों जेठानियां तुम्हारे साथ हैं और हम जानती हैं कि माँ जी को कैसे मनाना है। ऐसा कहकर चारों गोरी जेठानियां अपनी काली विदेशन देवरानी के कान में कुछ गुनगुनाती हैं। अगली सुबह घंटी की आवाज सुनकर शालिनी कहती है, अरे ये इतनी सुबह सुबह पूजा कौन कर रहा है, देखती हूँ। जैसे ही शालिनी बाहर आती है तो देखती है कि उसकी काली विदेशी बहू भगवान के आगे खड़ी आरती गा रही है और साथ में उसकी चारों गोरी जेठानियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। शालिनी गुस्से से विदेशी बहू के हाथों से आरती की थाली छीन कर कहती है, अरे ओ काली विदेशन, निकल अभी के अभी मेरे घर के मंदिर से, निकल। सासू मॉम, किया हुआ, मैं तो बस पूजा कर रही थी। अरे शुद्ध से हिंदी तो बोली नहीं जा रही। चली है पूजा करने, सोचा था कि मेरी छोटी बहू 36 गुणों से भरी हुई आएगी, मगर तुझ जैसी काली फिरंगी के आने से मेरी सारी सोच पर पानी फिर गया ना। तेरे पास रंग रूप है ना गुड़। अपनी सास के इस कहे पर कायशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी चारों गोरी जेठानियां उसे चुप कराती हुई कहती हैं, चुप हो जाओ कायशा, मत रो। भट जेठानी जी, आपने देखा ना, सासू माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे कायशा, इतनी जल्दी हार मान जाओगी तो क्या होगा? ये भारत देश है, यहाँ पर देसी लोग रहते हैं, जहाँ हर घर में सास बहू के बीच खट्टी मिट्टी नोक-झोंक होती है। अब हम चारों जेठानियां मिलकर हिंदी में तुम्हारी जुबान साफ करेंगी। इसके बाद चारों जेठानी अपनी विदेशी काली देवरानी को अपने हाव में ढालने लगती हैं और उसे हिंदी सिखाती हैं। अपने अंदर बसे लगन के कारण कायशा कुछ ही दिनों में हिंदी में बात करने लगती है, जिसके बाद जूली और गौरी उसे देसी खाना बनाना भी सिखा देती है। तुम समझ गई ना कायशा, मैंने कैसे खाना बनाया? जी जेठानी जी, मैं अच्छे से समझ गई। इसके बाद कायशा सभी के लिए छोले पूरी, कढ़ी चावल और साथ में हलवा भी बनाकर खाने की मेज पर परोसती है और शालिनी खाने पर टूट पड़ती है। तभी जूली कहती है, माँ जी, लगता है आपको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अरे खाना बना ही इतना जबरदस्त है, खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया, पेट भर गया मगर मन भर नहीं रहा। माँ जी, आपको पता है आज का सारा खाना कायशा ने बनाया है, इतने खास आपके लिए इंडियन खाना बनाना सीखा है। अच्छा बना था खाना। शालिनी के मन में अपनी विदेशी काली बहू को लेकर भरी खटास धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पड़ोसने उसके घर आती हैं। शालिनी, अरे ओ शालिनी, अरे तू तो बड़ी छुपे रस्तम निकली, चोरी चुपके विदेशी बहू ले आई और हमें बताया भी नहीं। अरे बताना क्या झुमरी मौसी, कल तक का इंतजार करो, कल हमारी देवरानी की मुंह दिखाई है, आप आ जाना। अरे जहाँ इतने दिन सही तो कल और सही, चल झुमरी। दोनों पड़ोसने वहां से चली जाती हैं और शालिनी कहती है, तुम चारों ने ठान ली है ना अपनी सास की हंसी उड़ाने की। अरे क्या जरूरत है इस काली विदेशी बहू की मुंह दिखाई करने की। माँ जी, आप हमारे होते हुए चिंता क्यों करती हैं? आप बस अपनी चारों बहू पर भरोसा रखिए। देखते ही देखते अगला दिन आ जाता है। मेघना कायशा को गुलाबी रंग का सुंदर सा लहंगा पहनाती और उसे शीशे के सामने बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। जेठानी जी, आप चारों क्या कर रही हैं? रिलैक्स देवरानी जी, तुम बस देखती जाओ, हम तुम्हें ऐसा रेडी करेंगे, पड़ोसने तो क्या बल्कि उनकी सारी पुश्तें भी तुम्हारे रूप में कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगी। विपाशा, तुम कायशा की बॉडी पॉलिश करना, बाकी मेकअप मैं करती हूँ और तुम दोनों इसके बाल बना दो। चारों जेठानियां मिलकर अपनी काली विदेशी देवरानी को बड़े ही सुंदर तरीके से सजा देती हैं, जिसके बाद अपना खिला खिला खूबसूरत रूप देखकर कायशा कहती है, आई कांट बिलीव इट कि मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। इसमें भी कोई शक है क्या? अब चलो नीचे चलते हैं। इसके बाद चारों जेठानियां कायशा को लेकर नीचे आती हैं, जहां कायशा एक एक करके सभी औरतों के पांव छूती है, जिसके बाद बिपाशा उसे कुर्सी पर बिठा देती है और बारी बारी करके सभी औरतें कायशा को तोहफा देती हैं और उसकी तारीफ भी करती हैं। अरे शालिनी बहन,
बड़े वारे न्यारे भाग्य हैं तुम्हारे। अरे आजकल तो गांव की देसी बहुएं भी 2 दिन में अपना रंग दिखाने लगती हैं, मगर विदेशी होकर भी गुणों और संस्कारों से भरी हुई है तुम्हारी बहू। अपनी विदेशी काली बहू की इतनी वाहवाही सुनकर शालिनी की आंखों के आगे उस पल की छवि छिटक पड़ती जब उसने अपनी बहू को उसके काले रंग के कारण ठुकरा दिया था। और सभी के जाने के बाद शालिनी कहती है, बहू तू मुझे माफ कर देना, मैं आज तक बस रंग रूप के पीछे ही भागती रही, मगर भूल गई थी कि सबसे बड़ी खूबसूरती इंसान का साफ स्वभाव होता है। तू जैसी भी है मेरे लिए मेरी खूबसूरत बहू है। ये हुई ना बात माँ जी, हम जानते थे कि एक न एक दिन आप हमारी देवरानी को जरूर अपनाएंगी। यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ जेठानी जी। आप चारों ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कभी भी अपने गोरेपन का घमंड नहीं दिखाया। आप चारों बहुत अच्छी हैं। उस दिन के बाद से शालिनी अपनी चारों गोरी और एक काली विदेशी बहू के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। साथ ही उसके मन में भरा काले गोरे का भेद भी हमेशा के लिए मिट जाता है।